वरना वर्तमान में जो हालिया सरकार है, नौकरियों की क्या हालात है उससे आप वाकिफ हैं। आप तैयारी करते रहिए कुर्सी के लिए, कुर्सी गायब है ही नहीं कि आप सिर्फ मंचों से समाज कल्याण का भाषण देना जारी रख रहे हैं, रखिए, लेकिन उसको जीवन में भी उतारिए। अपने आसपास के बच्चों को देखिए, कुछ बेरोजगारों को पे बैक टू सोसाइटी करिए, उनका कुछ स्टार्टअप शुरू करवाइए, वरना फालतू में भाषण देने से कुछ नहीं हो जाता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS फॉर न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों आज 2 अप्रैल है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 2018 में बहुजन समाज के युवाओं ने सड़कों पर उतर के इतिहास रच दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट को कम प्रभावशील करने की जो कोशिश की गई थी या उसमें जो परिवर्तन किया गया था, उसको लेकर के पूरे देश भर के बहुजन समाज के जितने भी संगठन थे, खास करके दलित और आदिवासी संगठन, सभी लोग एक साथ मिलके सड़क पे उतरे थे और इस 2 अप्रैल के दिन को ऐतिहासिक बना दिया था। और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने में सिर्फ दलित और आदिवासी ही नहीं थे, बल्कि पिछड़ा समाज के भी लोग इसमें साथ थे, आदिवासी भी थे, माइनॉरिटीज भी थे, तमाम तरह के लोग जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो न्याय में विश्वास रखते हैं, उन सभी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया था। इस दिन कई सारे लोग भी शहीद हो गए थे। तो सबसे पहले उन शहीदों को मैं बारंबार नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लेकिन उसके बाद सवाल यह आता है कि उस समय जो समस्या उत्पन्न हुई थी, क्या आज वो समस्या खत्म हो गया है? आंदोलनों के बाद जो बदलाव किए गए थे उसे वापस ले लिया गया था। पुनः SC/ST एक्ट उसी रूप में आ चुका है और सभी लोग आंदोलन वापस लेके अपने अपने घर पे जा चुके हैं। उसके बाद कई तरह के दलित उत्पीड़न के मामले, आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, आज भी आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे। सवाल यह है कि इतने लंबे आंदोलन के बाद जब कानून वापस आ गया है, फिर भी अत्याचार, भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों जुल्म ज्यादती आज भी हो रहा है? संगठन की शक्ति का जो प्रदर्शन 2 अप्रैल को हुआ था, वह प्रदर्शन होने के बाद भी आज भी भेदभाव क्यों हो रहा है और क्यों इस समाज की उन्नति नहीं हो पा रही है? क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं। जब राजनीतिक रैलियां होती हैं, तब इस देश का दलित पिछड़ा वर्ग लामबंद होकर उन रैलियों में जाता है। जब हड़तालें होती हैं तो उसमें भी लामबंद होकर हड़ताल करते हैं और सफल भी कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी हड़तालें और इतनी आंदोलन के बाद भी सामाजिक परिदृश्य, सामाजिक स्थिति आखिर परिवर्तन क्यों नहीं होता है? इस देश में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में, दुनिया के हर देश में जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव का बहुत लंबा इतिहास रहा है। भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर भी, चाहे आप अफ्रीका का देख लें या अमेरिका का देख लें या अन्य देशों का देख लें, हर जगह पे नस्ल, जाति, रंग या धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ ही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे कौन से कारण रहे कि अमेरिका और अफ्रीका के जो नस्ल आधारित भेदभाव थे आज बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गए हैं या बिल्कुल लगभग समाप्त हो गए हैं, लेकिन भारत में आजादी के लगभग 70 साल से अधिक समय हो गए हैं और भारत में आज भी जातीय भेदभाव जारी है। ऐसा क्या कारण है? कारण बहुत साफ है। आप अगर विश्व इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व में जितने भी भेदभाव के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर और रंग के आधार पर जहां जहां भी भेदभाव हुआ, वहां आंदोलन हुआ और चौतरफा आंदोलन हुआ। चौतरफा आंदोलन कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी समाज में व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो समाज की संरचना और समाज के निर्माण की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो समाज के 4 आयाम हैं: राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम और आर्थिक आयाम। और पूरे विश्व में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जब आंदोलन हुआ तो इन सभी आयामों पर, इन सभी क्षेत्रों पर काम किया गया। यूं ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों से नस्ल आधारित भेदभाव समाप्त हो चुका है, लेकिन भारत में जो भेदभाव जारी है
वो आज भी इसलिए जारी है क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक आंदोलन किए जा रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन की बात है और जो आर्थिक आंदोलन की बात है वो इस देश में आज भी नहीं हो रहा है। विश्व के कई सारे देशों में रंग आधारित, नस्ल आधारित जो भेदभाव होता था वो आज लगभग समाप्त हो गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि वहां के लोगों ने, वहां के बुद्धिजीवियों ने सिर्फ सांस्कृतिक और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन ही नहीं बनाया चलाया, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन को विस्तार करते हुए वहां के लोगों ने आर्थिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन पर भी ध्यान दिया। ईमानदारी से सभी ने पे बैक टू सोसाइटी को फॉलो किया। अपने आर्थिक आंदोलन के लिए उन्होंने अपने संस्थान बनाए, अपने स्कूल बनाए, अपने बैंक बनाए, अपने फिल्म इंडस्ट्री भी बनाए, तमाम तरह की चीजें अपनी अपनी संस्थानें बनाए। और एक ऐसा समय आया कि जब नस्ल आधारित, काले लोगों पर जो नस्ल आधारित भेदभाव किया जाता था अमेरिका में और अफ्रीका में, उन लोगों ने अपनी पैरेलल सिस्टम खड़ा कर लिया। अब जब लोग एक दूसरे के बराबरी में खड़े होने लगे तो वहां भेदभाव समाप्त हो चुका। सांस्कृतिक और सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन संसाधनों को जब पैरेलल खड़ा किया गया, संसाधनों को जब पैरेलल सिस्टम को बनाया गया, तब वहां संघर्ष विराम हुआ। क्योंकि संघर्ष विराम होने के लिए जरूरी है कि साधनों का और शक्ति का संतुलन हो। जहां साधनों और शक्ति का संतुलन नहीं होता है वहां संघर्ष अनायास जारी रहता है। आप कितना भी कर ले, आप कितना भी राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चला ले, लेकिन जब संसाधनों के लिए संसाधनों का बंटवारा न्यायोचित नहीं होगा तो वहां पर भेदभाव और अन्याय जारी रहेगा। जरूरत है भारत में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के साथ साथ आर्थिक आंदोलन की भी। जरूरत है कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक आर्थिक आंदोलन की ओर भी अग्रसर हों। आज आपको सोचकर हैरानी शायद होगी कि भारत का अधिकांश धन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है। यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इस पर सोचने और समझने की जरूरत है, इस पर आंदोलन करने की जरूरत है, आर्थिक मूवमेंट चलाने की जरूरत है, पे बैक टू सोसाइटी की जरूरत है। आप देखेंगे कि भारत में दलित पिछड़े आंदोलन होते हैं और दलित पिछड़े और जाति के नाम पर तमाम तरह के रैलियां होती हैं, तमाम तरह के समाज कल्याण की बात की जाती है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी दर है तो दलित, पिछड़े और आदिवासियों में ही है। ऐसा इसलिए है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग नौकरी पर निर्भर है। यहाँ बच्चा 25-30 नहीं बल्कि 35-40 साल तक नौकरी के इंतजार में लगा रह जाता है। आप सोच के देखिए कि उस समाज का क्या हाल होगा जिसका बच्चा 40 साल तक नौकरी का इंतजार कर रहा होगा। मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि नौकरी के लिए प्रयासरत है, अच्छी बात है, लेकिन आप बिजनेस, व्यापार और प्रोफेशनल बनने की कोशिश करिए, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करिए, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। वरना वर्तमान में जो हालिया सरकार है, नौकरियों की क्या हालात है उससे आप वाकिफ हैं। आप तैयारी करते रहिए कुर्सी के लिए, कुर्सी गायब है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तैयारी ना करें, तैयारी करें, लेकिन जरूरत है कि आप व्यवसाय में भी आने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं समाज के संपन्न लोगों से भी एक अपील करूंगा कि आप सिर्फ मंचों से समाज कल्याण का भाषण देना जारी रख रहे हैं, रखिए, लेकिन उसको जीवन में भी उतारिए। अपने आसपास के बच्चों को देखिए, कुछ बेरोजगारों को पे बैक टू सोसाइटी करिए, उनका कुछ स्टार्टअप शुरू करवाइए, वरना फालतू में भाषण देने से कुछ नहीं हो जाता है, परिवर्तन कुछ नहीं होगा। जरूरत है कि संस्थान बनाए जाए, जरूरत है कि अपने संस्थानों को विकसित किया जाए, जरूरत है कि आर्थिक आंदोलन हो, इसमें सहभागिता निभाएं, अपनी भूमिका निभाएं। आप लोगों ने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जोहार, जय भीम, नमस्कार।